मैं फंडामेंटल केमिस्ट्री की तरफ से रवि सर बोल रहा हूँ और आप लोगों को एक नया जो चैनल है चंपारण कंबाइंड क्लासेस, इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम अभी बताने जा रहे हैं। तो यह जो सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, तो इस चैनल पर आपको हर तरह का जो है कि क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका। आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, तो इसमें देखिए और इसमें जो भी आपको आपत्ति होगा वो कमेंट में लिख कर बताइए या फिर क्लास में आइएगा तो आप लोग पूछ कर हमसे ये बताइएगा। तो अब आते हैं आप लोग को 2024 में, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि समप्राशनी विलयन के बराबर होते हैं। तो समप्राशनी विलयन जो है वह किसको कहते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। समप्राशनी, सम मतलब होता है आपको बराबर, अब प्राशनी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्राशण दाब। तो वैसा विलयन जिसका प्राशण दाब एक समान हो उसको समप्राशनी विलयन कहते हैं। तो प्राशण दाब क्या होता है, पाई बराबर होता है आपको CRT। तो जो भी समप्राशनी विलयन है उनका पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो यह जो है कि पाई बराबर होता है CRT। और एक दूसरा सोल्यूशन लेना है आपको, यहाँ भी पाई बराबर होता है CRT। तो RT जो है कि दोनों में कॉमन है, R का वैल्यू इसके लिए भी वही होगा, इसलिए के लिए भी वही होगा। तो जिसका जो है कि कॉन्सेंट्रेशन एक समान होगा, मान लीजिए पहला विलयन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि आपको पाई 1 हो गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 हो गया। तो यह जो कि आपको समप्राशनी विलयन में पाई 1 बराबर होता है पाई 2 के, यानी दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह तभी संभव है जब C1 बराबर होगा C2 के, क्योंकि R और T दोनों में कॉमन होता है। तो समप्राशनी विलयन के लिए आप ध्यान रखेंगे, समप्राशनी विलयन के लिए आपको क्या समझाया गया कि समप्राशनी यानी सम मतलब बराबर, जिसका प्राशण दाब क्या हो एक समान हो, एक बराबर हो। तो इसमें चारों ऑप्शन में जो है कि नहीं दिया हुआ है प्राशण दाब के तो यहाँ पर एक ऑप्शन है घनत्व, तो डेंसिटी तो होगा नहीं, नॉर्मलिटी और शक्ति भी होगा नहीं। तो मोलर सांद्रण C1 और C2 कहते हैं। तो समप्राशनी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होता है और कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होता है, यानी मोलर सांद्रण भी बराबर होता है। तो यह पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपको D। अब आते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो रॉल्ट का नियम से धनात्मक विचलन जो है कि, और रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दो तरह का होता है। कि रॉल्ट के नियम से एक ऐसे सोल्यूशन है जो धनात्मक पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, और एक दूसरे हैं जो रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि धनात्मक विचलन पूछा जा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल जो कि धनात्मक विचलन शो करते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ विलयन ऐसे जो ऋणात्मक जो कि शो करते हैं। तो यह आपको रॉल्ट का जो नियम है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया गया था। आइडियल सॉल्यूशन जो है वह दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए आपके जो कि नोट्स में लिखा गया होगा 3-4 गो ऑप्शन है, एक नेगेटिव डिविएशन के लिए भी। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल होगा। क्योंकि अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म जो एक पॉइजनस गैस है, यह धनात्मक विचलन उत्पन्न करता है। तो क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग यह जो कि तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको, आप यहाँ पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा जो है कि तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो तापमान पर जो है कि कौन सा निर्भर नहीं करता है। तो विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए आपको मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मलिटी है, मोलारिटी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसी को मोलारिटी कहते हैं, इसको नॉर्मलिटी कहते हैं, इसको
फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो यह सभी जो है कि आपको ऑप्शन दिया गया है, ये सभी विलयन के कंसंट्रेशन को नापने का यूनिट है। तो विलयन का जो कंसंट्रेशन जो है, जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, वह होता है मोलारिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है A इंटू 1000/m गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यह जो है कि मोलालिटी का फॉर्मूला में जो है कि वेट है, और वेट तापमान बढ़ाने घटाने से नहीं घटता बढ़ता है, इसीलिए मोलालिटी जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, यानी कि मोललता। अब आप देखिएगा मोलारिटी के लिए, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A गुने 1000/m गुने V इन मिलीलीटर। तो जिस यूनिट में वॉल्यूम होता है तो वह तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने से जो है तापमान बढ़ाने और घटाने से वॉल्यूम जो है कि घटता और बढ़ता है, यानी वॉल्यूम चेंज करता है। तो तापमान पर मोलारिटी निर्भर करता है, नॉर्मलिटी भी निर्भर करता है, क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा A गुने 1000/m गुने वॉल्यूम आई इंटू एक्स। तो इसमें भी वॉल्यूम है इन मिलीलीटर। तो यह मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों जो है कि तापमान पर निर्भर करता है, और मोलालिटी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। नॉर्मलिटी को ही फॉर्मालिटी भी कहते हैं, फॉर्मालिटी यानी श्यानता। तो यहाँ पर फॉर्मलता दिया है, नॉर्मलता दिया है, तो यह जो है कि दोनों तापमान पर निर्भर करता है। मोललता यानी मोलारिटी को कहते हैं, तो यह भी तापमान पर निर्भर करता है। मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। और एक और है आपको मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी अगर ऑप्शन में रहे तो वह भी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके सामने जो है कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आदर्श घोल नहीं है, कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो आइडियल सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन होता है जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं, और यह भी पूछा जा चुका है 2023 में। आप देखेंगे 2023 में इसको पूछा जा चुका है। तो आइडियल सोल्यूशन को समझने से पहले आप जानिए कि सोल्यूशन कहते हैं किसको कहते हैं। सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यह सोल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक आइडियल एक दूसरा नॉन आइडियल। तो आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए आपको जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो इस पर जो कि एक और क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, यहाँ भी पूछा जा चुका है, यानी यह आइडियल नॉन आइडियल से आपको जो है कि 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुका। तो अब आते हैं इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन आइडियल सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है बेंजीन प्लस टोलिन। तो यह आपको जो है कि बेंजीन जो है कि फॉर्मूला होता है C6H6, और टोलिन का होता है आपको C6H5CH3। तो यह जो है कि टोलिन का फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा कर रहा है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपको C2H5 और OH। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन CH3COCH3। एक और लास्ट ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 होता है। तो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, आदर्श घोल नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला जो कंपाउंड होता है वो आइडियल सोल्यूशन का निर्माण करता है, या एक ही ग्रुप से। तो यहाँ पर देखिए इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। यह अल्कोहल है, यह अल्कोहल भी है, तो दोनों एक ही फैमिली का है, एक ही ग्रुप का है, तो यह भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यह भी एक ही फैमिली एक ही ग्रुप का है, तो यह भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। तो यह आपको 1, 2
और 4 आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। यह एक ग्रुप का नहीं है, CHCl3 CH3CO CH3, तो यह आइडियल सोल्यूशन का निर्माण नहीं करेगा। तो ऑप्शन हो गया आपको, तो ये आपको यहाँ जो आंसर होगा आपको यह हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपको ऑप्शन दे तो उसको पहचानना बहुत आसान है। आपको ध्यान देना होगा, अगर एक ही ग्रुप का दोनों कंपाउंड होगा तो आइडियल बनाएगा, और एक ग्रुप का नहीं होगा तो क्या करेगा, नॉन आइडियल बनाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पर, जैसे C6H5Cl हो गया और इसको मिलाते हैं C6H5Br के साथ, तो देखिए दोनों एक ही टाइप का, एक ही ग्रुप का जो है कि कंपाउंड है, तो यह भी क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ग्रुप को पहचानेंगे। वैसे अगर रटना चाहिएगा तो रटते रटते थक जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो पहचानना सीखिए, सेम ग्रुप सेम फैमिली का हो तो आइडियल, और डिफरेंट ग्रुप का हो तो नॉन आइडियल। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होगा। तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू मोलालिटी, यानी कि डेल्टा TB बराबर आपको होता है KB, मोलालिटी होता है A गुने 1000 बटा आपको M गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही आपका फॉर्मूला होता है। और तो यह जो है कि कोवैलेंट कंपाउंड के लिए होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए आपको क्या बताया गया था, तो डेल्टा TB बराबर I इंटू KB I इंटू M, यानी कि डेल्टा TB बराबर I इंटू KB A गुने 1000 बटा आपको हो जाएगा M गुने W। तो अब आप देखेंगे इसमें आपको, यह आपको फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर कंपाउंड आते हैं, यह लिखा हुआ 1% ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ग्लूकोज का जो है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे हम लोग, तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए के लिए बता रहे हैं, आपको KB आपको गुने 1 गुने 1000 आपको 1% है। तो आपको यहाँ पर एक काम कीजिए, 1 मिनट हो जाएंगे। तो यह जो आपको फॉर्मूला है इसी से आपको बनाया जाता है। तो इसमें करना क्या है आपको, तो यहाँ पर आपको A और M मोलिकुलर वेट W इन सब का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो इससे आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये पूछ रहा है 1% ग्लूकोज, 1% NaCl, 1% सुक्रोज, 1% यूरिया। तो सबका जो है कि 1% ही वैल्यू दिया गया है। तो यह जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसका जो है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है कि इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसका होगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में सबसे ज़्यादा उन्नयन तो उसका होगा जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है कि आपको टूटता है ग्लूकोज, तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज यानी C6H12 और O6, ये पानी में इसको डालेंगे तो यह जो है कि बिल्कुल नहीं टूटेगा, C6H12 और O6 ही रह जाएगा। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर यानी I हो जाएगा आपको 1। अब आते हैं बी नंबर में 1% सुक्रोज, तो C12H22 और O11, इसको अगर पानी में आप डालते हैं तो यह भी पानी में डालने के बाद नहीं टूटता है, यह भी उसी तरह से रह जाएगा C12H22 और O11, इसका भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1। और जो है कि उसके बाद आते हैं यहाँ पर C में, तो C में इसको पानी में डालते हैं NaCl, इसको जब पानी में हम लोग डालेंगे 1 मोल, ये टूट के बना लेगा 2 मोल, Na प्लस और Cl माइनस, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर हो जाएगा आपको 2। तो जिसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है यानी जो पानी में टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल जिसका बढ़ जाता है उसका जो है कि
बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन अधिक होता है। अब आते हैं 1% यूरिया। तो 1% यूरिया हम देखेंगे तो यूरिया क्या होता है NH2CONH2। तो इसको भी अगर पानी में आप डालते हैं तो यह भी नहीं टूटता है क्योंकि यह कोवलेंट कंपाउंड है NH2CO और NH2। तो इसका भी बॉन्ड फैक्टर हो जाएगा आपको 1। तो पानी में जाने के बाद अगर जो है कि कोई कंपाउंड टूट कर 2 मोल 3 मोल बना लेता है तो उसका जो है कि मोलालिटी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका होगा NaCl का होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यह पानी में टूटने के बाद 2 मोल बना रहा है, बाकी जो कंपाउंड है पानी में टूटने के बाद 1 ही मोल बना रहे हैं। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा और उसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यह सबसे ज़्यादा किसका आएगा NaCl का आएगा। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर यह सभी जो है कि कोवलेंट कंपाउंड से अधिक होता है। तो इसमें बाकी 3 कोवलेंट कंपाउंड है वो पानी में टूटने के बाद उनके मोल में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन NaCl जब पानी में टूटेगा तो 1 मोल लेंगे तो यह 2 मोल बना देगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है। तो यह जो आपको क्वेश्चन है यह भी बहुत अच्छा जो यह जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके हम लोग कब सॉल्व करेंगे, इसका कब इस्तेमाल करेंगे, यह तब इस्तेमाल होगा जब आपको ए का वैल्यू दिया गया है, मोलिकुलर वेट पता रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता रहेगा, तो उसके लिए यह अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल यहाँ पर NaCl का है। अब इसके अलावा अगर इसमें आपको यह दिया रहता Al2SO4 तो यह दिया रहता है Al2SO4 का होल 3। तो इसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो यह पानी में डालने के बाद 2 मोल अल्युमिनियम बना लेता और 3 मोल सल्फेट बना लेता। तो इसका बॉन्ड फैक्टर 2 और 3 5 आ जाता। तो इसका बॉन्ड फैक्टर आ जाता 5। तो यानी कि 1 मोल इसको हम लोग पानी में डालें तो यह टूटने के बाद 5 मोल बनाएगा। तो अगर यह ऑप्शन में रहता तो यही आंसर होता, लेकिन यह तो ऑप्शन में है नहीं, आपको समझाने के लिए बता दिया गया। जिस जो पानी में टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा उसी का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अधिक होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होता है। तो अब अगला क्वेश्चन में आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, उस घोल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छे से समझिए, यह कह रहा है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिलाया गया है 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 और जो है कि कितना में मिलाया गया तो 1000 जो है कि घोल में मिलाया गया 1000 घोल में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका मोलालिटी ज्ञात करना होगा। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है A गुने 1000 बटा M गुने W। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A दिया हुआ है, A कितना दिया है 18 ग्राम गुने 1000। मोलिकुलर वेट कितना दिया गया है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12 तो 12 गुने 6 हो जाएगा, जो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुने 12 हो जाएगा, जो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 6 हो जाएगा। यह टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो मोलिकुलर वेट 180 लिख देते हैं यहाँ पर। अब जो है कि गुण है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट दिया है 1000 ग्राम तो यहाँ पर 1000 ग्राम रखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, अब 18 से 18 कट गया तो ये आ गया 1/10 यानी कि 0.1। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 0.1। तो इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव जो है कि आपको सॉल में पाए जाते हैं, यानी कि
आपको क्लोराइड्स में पाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। बिलियन का जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो कि नॉर्मल आँख से हम लोग या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव नहीं शो करते हैं। टिंडल प्रभाव किस में होता है? क्लोराइड्स में होता है। क्लोराइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। इसमें होता क्या है, आपको एक मान लीजिए यहाँ पर कोई सोल है, क्लोराइड्स है, इसमें जो कि जब लाइट रे दिया जाता है तो लाइट रे के जो जब इसमें पड़ता है तो सोल के अंदर जो क्लोराइड पार्टिकल है यह जो लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब मान लीजिए यहाँ पर यह 450 जूल एनर्जी इधर से सप्लाई किया गया और बाहर कितना निकला, आपको बाहर निकला 445 जूल, तो बाकी एनर्जी 5 जूल क्या हुआ, तो यह पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया। जब लाइट को हटाया जाता है तो यह पार्टिकल जो है इस एब्जॉर्ब लाइट को भिन्न भिन्न दिशाओं में स्कैटर करता है, यानी कि फैलाने लगता है। इसी जिससे सोल्यूशन क्या होता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो सोल के द्वारा दिया जाता है। क्यों कि सोल का पार्टिकल का साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तो यही जो साइज है वो टिंडल प्रभाव दे सकते हैं। इससे छोटा जो है कि टिंडल प्रभाव नहीं देगा। तो सोल्यूशन जो होते हैं उनके में उसमें उपस्थित पार्टिकल इससे छोटे होते हैं, इसीलिए उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.0 m2 बिलियन MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा। तो हिमांक में जो अवनमन होता है यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर आपको I इंटू KF इंटू यहाँ पर M मोलालिटी होता है। तो यहाँ पर दिया गया है दोनों के लिए, कह रहा है कि आपको 0.01 m ग्लूकोज सोल्यूशन की तुलना में 0.01 m MgCl2 है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे यह कंपाउंड पर दोनों का जो है कि मोलारिटी जो है कि मोलालिटी यानी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन समान है। तो यह जो है कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पर। जो टूटने के बाद अधिक नंबर ऑफ मोल बनाएगा उसका हिमांक में उतना ही कमी आ जाएगा। तो जो है कि नंबर ऑफ मोल बढ़ने से हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो ग्लूकोज जो पानी में डालेंगे 0.01 मोल ग्लूकोज यानी C6H12O6 पानी में इसको अगर हम डालते हैं तो ये पानी में जाने के बाद आपको पानी में जाने के बाद यहाँ पर 1 मिनट हो जाएंगे। पानी में जाने के बाद यह एक ही मोल बनाएगा। पानी में जाने के बाद एक ही मोल बनाएगा। आपको यह नहीं टूटता है पानी में जाने के बाद, और एक ही मोल बनेगा C6H12 और O6। लेकिन यदि आप MgCl2 को डालते हैं 0.01 MgCl2 को, तो यह पानी में जाएगा H2O में, इसके ऊपर भी H2O लिख दीजिए। तो यह H2O में जाएगा तो 1 मोल मैग्नीशियम और प्लस चार्ज और 2 मोल क्लोरीन पर माइनस चार्ज, यानी यह 3 मोल बनाएगा। क्या मोल बनाएगा? 3 मोल। 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल क्लोरीन यानी 3 मोल बनाएगा। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है उसके हिमांक में कमी अधिक होता है। तो नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा जो है कि किसका है? MgCl2 का। तो इसका हिमांक में कमी जो है कि इसका ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 3 गुना, क्योंकि यह 1 ही मोल बनाता है और यह क्या मोल बनाया? 3 मोल। तो लगभग 3 गुना जो है कि हिमांक में कमी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको सी। तो यह इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें क्या ध्यान देना है, कंसंट्रेशन जब सेम रहे तो वो देखना है कि कंपाउंड टूटने के बाद क्या मोल बना रहा है। तो यह सब इक्वेशन है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉल्यूट के मोल पर। तो सॉल्यूट का मोल जो है कि पर आपको ध्यान देना होगा। सॉल्यूट का मोल बढ़ता है तो
आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन हिमांक में नंबर घट जाता है, और जो कि वेपर प्रेशर भी आपको क्या होता है, घट जाता है। तो सॉल्यूट के मोल बढ़ने से दो चीज़ घट जाता है। सॉल्यूट का अगर मोल बढ़ता है, सॉल्यूट मोल यानी अगर इंक्रीज करेगा तो दो चीज़ घट जाएगा। क्या क्या घट जाएगा, आपको फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर, और जो है कि क्या घटेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो सॉल्यूट बढ़ेगा तो यह दोनों क्या होगा, घट जाएगा। अगर आपको सॉल्यूट बढ़ता है तो सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो जो है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, यह दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सॉल्यूट के मोल बढ़ने से यह दोनों बढ़ जाते हैं और यह दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। यह चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यहाँ पर एक और जो है कि आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। ये तो यहाँ पर भी आपको मोलालिटी ही पूछा जा रहा है। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, ए गुने 1000 बटा एम गुने डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मोल यानी कि ए कितना दिया है, तो ए दिया गया है आपको 34.2 ग्राम दिया गया है, और जो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, तो 234.2 ग्राम दिया गया है। अब क्या आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर चीनी का है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11 होता है। तो इसका हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है तो 12 गुने 12 हो जाएगा। कार्बन का टोटल वेट एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुने 22 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है आपको 16, तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 11, तो यह आएगा 300 आपको 42 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 342 ग्राम। चलिए आपको एक इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 342 हो रहा है कि 334 हो रहा है। आइए यहाँ पर इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ये आपको 342 ग्राम इसका ही होगा। तो अब इसको वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर इन सभी का वैल्यू इसमें रखते हैं। तो एक जगह पर रखेंगे कितना, 34.2 आपको 2 हो जाएगा गुने 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट आपको 342 गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको है 234.2 ग्राम, तो 234.2 ग्राम। अब इसको भाग देते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो कि इसको यदि हम लोग हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हटाते हैं हम लोग, ये दशमलव अगर हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो लिख देते हैं 10, तो 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा। और एक दशमलव यह हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1000 बटा आपको 2342 बचेगा। तब 1000 में 2342 हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2342 से भाग दीजिए 1000, तो भाग नहीं लेगा, 0.1 मिनट रुक जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और हटाने दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1000 है, इसमें भाग देते हैं तो 0.0, तो अभी हो गया 10,000। इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे इसमें जो कि 2 बार में तो भाग लगेगा नहीं। यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कितना से भाग लगता है। तो नीचे आपको कितना है, 2000 है, 2300
42, ऊपर कितना है 1000 है। तो आपको यहाँ पर भाग दिए तो 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया। तो यहाँ पर 10,000 हो गया और ये हो गया आपको 2,000। तो अब इससे भाग देंगे हम लोग, तो भाग देंगे तो लगभग आपको 2 दूनी 4, 3 बार में 4 बार में 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में भाग देंगे यहाँ पर 4 बार में। तो ये आपको 4 बार भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जगह 16 का 6, हाथ में 1, 4 3 12 13 का 3, हाथ में 1, आज 4 दूनी 8 1 9, एकदम सही है। तो यहाँ से भाग देंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.4। तो यहाँ आपको 0.4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन जो है कि यहाँ पर लिखा है 0.1। ये आपको यह जो आंसर दिया है गलत दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपको सही ऑप्शन हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 0.4। इसको आप लोग बना लेंगे 0.4, तो सही आंसर हो जाएगा आपको 0.4।